सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं विक्रम सिंह MBN साइंस स्कूल की YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 में प्रकाश की जो प्रकृति है उसका पार्ट नंबर 7 पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक, यानी व्यतिकरण की जो घटना है उसमें फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए, सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे। तो मान लो ये कोई स्रोत S है, ठीक है, और इसके सामने यहाँ पे अपन दो द्विस्लिट S1 और S2 लेते हैं कुछ दूरी पर। S1 और S2 की स्रोत S से दूरी समान होनी चाहिए और इससे कुछ दूरी पर अपन पर्दा लगाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या क्या मानना है देखें, ध्यान दें कि माना S1 S2 जो द्विस्लिट है, यंग का जो द्विस्लिट प्रयोग है व्यतिकरण की घटना को स्पष्ट करता है, उसमें S1 S2 क्या है, द्विरेखा छिद्र या द्विस्लिट है। तो मान लो इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है, यानी इनके बीच की दूरी को अपन स्मॉल d मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। और द्विस्लिट से पर्दे की दूरी कैपिटल D मान लेते हैं, ये पर्दे की दूरी है और ये द्विस्लिट जो है S1 S2 के बीच की दूरी स्मॉल d मान ली और पर्दे की जो दूरी है इनसे वो कैपिटल D मान ली, ठीक है। माना पर्दे का जो बीच का बिंदु है ये बिंदु O है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, तो दीप्त फ्रिंज बीच के बिंदु पर प्राप्त होती है, उसके दोनों ओर एकांतर क्रम में अदीप्त और दीप्त फ्रिंजें बनती हैं जिनकी चौड़ाई समान होती है। हम निकालना चाहते हैं फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। अब हमें बिंदु O से कुछ दूरी पर कोई बिंदु P मान लेना है। मान लो कि बिंदु O से Y दूरी पर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो दूरी है इसको अपन क्या मान लेते हैं, Y मान लेते हैं। Y दूरी पर कोई बिंदु P है और बिंदु P पर हमें फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करनी है कि कौन सी फ्रिंज बनती है, ठीक है, चमकीली फ्रिंज बनती है या काली दीप्त बनती है या अदीप्त फ्रिंज बनती है, और फिर अपन उसकी चौड़ाई का मान भी निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले S1 और S2 से जो तरंगें चलती हैं, S1 और S2 से चलने वाली प्रकाश की तरंग S1P हो जाएगी, इसी प्रकार S2 से चलने वाली हो जाएगी S2P। ध्यान दें, यंग के व्यतिकरण प्रयोग जो है, यंग का जो प्रयोग है जिसमें हमने व्यतिकरण की घटना को स्पष्ट किया था, उसमें S1 और S2 द्विरेखा छिद्र हैं जो नए स्रोत के समान कार्य करते हैं और इनसे उत्सर्जित तरंग आपस में अध्यारोपित होती हैं, और अगर समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो संपोषी व्यतिकरण हो जाता है, विपरीत कला में अध्यारोपित होती है तो विनाशी व्यतिकरण हो जाता है। संपोषी व्यतिकरण के कारण दीप्त फ्रिंज बनती है और विनाशी व्यतिकरण के कारण अदीप्त फ्रिंज बनती है। तो अब आप ये मान लो कि माना एक S1 से एक तरंग बिंदु P पर पहुंचती है, इसी प्रकार S2 से उत्सर्जित द्वितीयक जो तरंग है वो बिंदु P पर पहुंचती है। दोनों तरंग आपस में बिंदु P पर अध्यारोपित होती हैं, तो बिंदु P पर दोनों समान कला में भी हो सकती हैं और विपरीत कला में भी हो सकती हैं, यानी बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज भी बन सकती है और अदीप्त फ्रिंज भी बन सकती है। वो चीज़ हम बाद में देखेंगे इसमें, ठीक है। पहले अब S1P और S2P इन दोनों तरंगों के बीच में पथों का कुछ अंतर है। पथों का अंतर निकालने के लिए यहाँ से इसके ऊपर लंब डाल लेते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ कोई बिंदु A लगा देंगे। अब मान लो कि ये S1P जो दूरी है ये x के बराबर है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये दूरी किसके बराबर हुई, ये दूरी डेल्टा x के, S2A को डेल्टा x मान लो, तो ये पूरी दूरी हो जाएगी x प्लस डेल्टा x, यानी S1P लगभग बराबर है किसके, AP के, तो ये दूरी हो गई x प्लस डेल्टा x, ठीक है। इस पूरी दूरी को अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस डेल्टा x लिख सकते हैं, यानी S1P AP के बराबर होगी। तो AP x के बराबर है तो S2A को अपन ने क्या मान लिया, डेल्टा x, इसलिए S2P किसके बराबर हुई, x प्लस डेल्टा x। अब दोनों तरंगों के बीच में पथांतर S2A यानी डेल्टा x हो जाएगा।
अब ध्यान दें, यहाँ पे इस कोण को अपन थीटा मान लेंगे और साथ में त्रिभुज की रचना पूरी करने के लिए यहाँ से और बिंदु यानी इस बीच में एक बिंदु ले लेंगे यहाँ पे ओ डैश, क्या ले लेंगे ओ डैश, और ओ डैश को किससे मिला लेंगे पी से, इस प्रकार से, ठीक है, ताकि हमें त्रिभुज ओ डैश ओ पी प्राप्त हो जाए। अब ये तो हमारा चित्र पूरा हो गया। अब यहाँ पे भी कोण थीटा लगाना है, ठीक है, कोण पी ओ डैश ओ को हम थीटा से व्यक्त करेंगे और कोण ए S1 S2 को भी हम थीटा से व्यक्त करते हैं। अब चूंकि ये छोटे कोण है और छोटे कोणों के लिए साइन थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तो हम त्रिभुज S1 S2 ए से साइन थीटा का मान निकालेंगे और त्रिभुज OP O डैश से टेन थीटा का मान प्राप्त करेंगे। अब ध्यान दें, सबसे पहले तो अपन ये चित्र की रचना ये पूरी करेंगे। चित्र में S1 S2 क्या है, द्विसलिट है जिनके बीच की दूरी d है और इनसे कैपिटल D दूरी पर पर्दा स्थित है। पर्दे का मध्य बिंदु O है जहां हमें चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। माना कि मध्य बिंदु से y दूरी पर कोई बिंदु P है। बिंदु P पर S1 और S2 से पहुंचने वाली तरंगों में पथांतर डेल्टा x है, जिसको हम S2a भी कह सकते हैं। S2a किसके बराबर है, डेल्टा x के। S1p को हमने x मान लिया और S2p को हमने x प्लस डेल्टा x माना है, तो S2a किसके बराबर हुआ, डेल्टा x के। ये क्या हो जाएगा, दोनों तरंगों के बीच में पथांतर हो जाएगा। बिंदु P पर चमकीली या काली फ्रिंज की स्थिति हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। साथ ही हमने चित्र को पूरा करने के लिए S1 O डैश को किससे मिलाया है, P से, और कोण P O डैश O थीटा माना है। इसी प्रकार कोण A S1 S2 को भी हमने थीटा लिया है, ठीक है, ये ध्यान देना है। ये जो बीच की दूरी है ये है स्मॉल d, S1 S2 के बीच की दूरी क्या होगी, स्मॉल d होगी। अब ध्यान से देखें आगे, सबसे पहले दोनों तरंगों में पथांतर यानी S1 और S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों में पथांतर होगा S1 तथा S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों में पथांतर, यानी दोनों तरंगों में पथों का अंतर। पथांतर चित्र से लिखेंगे तो S2a डेल्टा x के बराबर है, यानी पथांतर डेल्टा x बराबर होगा, डेल्टा x बराबर क्या होगा, S2p माइनस S1p, या डेल्टा x बराबर S2p में से S1p किसके बराबर है, AP के बराबर है, तो AP रख देंगे इसकी जगह, लगभग AP के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये S1 से इसके ऊपर लंब डाल रखा है। और अब S2p में से AP घटाएंगे तो S2a बचेगा, यानी डेल्टा x S2a के बराबर हुआ, ठीक है। ये पथांतर हुआ है, दोनों तरंगों के बीच में पथांतर S2a डेल्टा x के बराबर है। अब ध्यान दें, सबसे पहले समकोण त्रिभुज S1 S2a में, समकोण त्रिभुज S1 S2a में साइन थीटा का मान अपन निकालेंगे। साइन थीटा बराबर, थीटा देखो यहाँ पे ये कोण है, यानी S1 वाला जो पॉइंट है वहाँ पे अपन ने कोण थीटा लगा रखा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ठीक है, और S1 S2 है ये कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो S2a बटे में d, S2a बटे में d रख देंगे। साइन थीटा बराबर क्या आया, S2a बटे में d, यानी S2a बटे में S1 S2 कर दो, S1 S2। फिर आगे दोबारा से इसको लिख सकते हैं, या साइन थीटा बराबर
S2A की जगह अपन पथांतर S2A की जगह अपन लिख सकते हैं डेल्टा x, और S1 S2 के बीच की दूरी है वो स्मॉल d मान रखी है। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दें समीकरण 1 लगा के। अब पुनः समकोण त्रिभुज ओडेस OP से टेन थीटा का मान निकालेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी OP बटा OO डेस, या टेन थीटा बराबर हो जाएगा OP की जगह लिख देंगे y, इस दूरी को अपन ने y मान रखा है, और OO डेस ये पर्दे की दूरी है ना, इसकी जगह अपन रख देंगे कैपिटल D। ठीक है, अब थीटा के अल्प मानों के लिए साइन थीटा बराबर टेन थीटा, थीटा के अल्प मान के लिए साइन थीटा लगभग बराबर होगा किसके, टेन थीटा के। ठीक है, साइन थीटा बराबर टेन थीटा ले सकते हैं, यानी थीटा के छोटे मानों के लिए थीटा बराबर साइन थीटा बराबर टेन थीटा ले सकते हैं। तो इन दोनों मानों को अपन बराबर कर लेंगे, यानी साइन थीटा को टेन थीटा के बराबर करें तो, इसलिए डेल्टा x अपॉन डी साइन थीटा का मान है, और टेन थीटा का है y बटा डी, तो ये इसके बराबर कर देंगे y बटा कैपिटल D। यहाँ से अपन y का मान निकाल लेंगे, y बराबर डेल्टा x और गुणा में कैपिटल D और बटे में स्मॉल d। ठीक है, y बराबर आ जाएगा इनको वज्र गुणा करेंगे डेल्टा x गुणा कैपिटल D बटे में स्मॉल d। यहाँ y क्या है, केंद्रीय जो फ्रिंज होती है उससे बिंदु P की दूरी है। अब आगे की स्थिति के लिए अपन देख लेंगे कि डेल्टा x पथांतर है तो संपोषी व्यतिकरण में कितना लेना है और विनाशी व्यतिकरण में पथांतर कितना लिया जाता है। ठीक है, तो यह है केंद्रीय फ्रिंज से बिंदु P की दूरी ज्ञात करने का व्यंजक है। यहाँ पे डेल्टा x क्या है, पथांतर है। ठीक है, आगे देखें। अब आगे ध्यान दें, अब मान लो कि बिंदु P पर चमकीली फ्रिंज बनती है NV, कौन सी, NV चमकीली फ्रिंज बनती है। जैसे दूसरी, तीसरी, पांचवी कोई सी भी फ्रिंज बनती होगी तो आप NV चमकीली फ्रिंज मान सकते हैं। यदि बिंदु P पर NV चमकीली फ्रिंज बनती है तो हमें पहले तो ये ध्यान देना है कि चमकीली फ्रिंज कब बनती है, जब दोनों तरंग समान कला में अध्यारोपित होती हैं। और समान कला में अध्यारोपित कब होती हैं, जब दोनों तरंगों में संपोषी व्यतिकरण होता है। और संपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों में कलांतर पाई का समगुणज होना चाहिए। साथ में मैंने पथांतर भी बताया था, पथांतर क्या होना चाहिए, एन लेमडा होना चाहिए। यहाँ पे अपन ने इस उत्तर में y बराबर डेल्टा x गुणा d अपॉन डी है, इसमें डेल्टा x क्या है, पथांतर है। संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर एन लेमडा होता है। ठीक है, जबकि विनाशी व्यतिकरण के लिए 2n प्लस 1 और गुणा में लेमडा बटा 2 होता है पथांतर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कलांतर उपयोग में नहीं लेना है, पथांतर उपयोग में लेना है फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक निकालने के लिए। क्योंकि डेल्टा x क्या है, डेल्टा x S1 और S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच में पथों का अंतर है। हम जानते हैं कि संपोषी व्यतिकरण में पथांतर n लेमडा होता है और विनाशी व्यतिकरण में पथांतर होता है 2n प्लस 1 लेमडा बटा 2 होता है। अब संपोषी व्यतिकरण में बिंदु P पर चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी, विनाशी व्यतिकरण में बिंदु P पर काली फ्रिंज प्राप्त होगी। चमकीली यानी दीप्त फ्रिंज, काली यानी अदीप्त फ्रिंज।
अब यदि बिंदु P पर NV चमकीली फ्रिंज बनती है तो पथांतर डेल्टा x बराबर क्या लेंगे, n लेम्डा। यानी पथांतर डेल्टा x बराबर क्या लेंगे, n लेम्डा लेंगे। यदि बिंदु P पर NV चमकीली फ्रिंज बनती है तो पथांतर डेल्टा x बराबर लेंगे n लेम्डा। तो डेल्टा x की जगह n लेम्डा रख देंगे और y की जगह yn लिखेंगे, क्योंकि NV चमकीली फ्रिंज ली है अपन ने, ठीक है ना। y क्या है, बिंदु P की O से दूरी है। अब NV फ्रिंज के लिए yn लिख देंगे, n+1V फ्रिंज के लिए yn+1 रख देंगे इस प्रकार। तो इसलिए yn यानी NV चमकीली फ्रिंज की दूरी है तो उसको yn लिखेंगे बराबर डेल्टा x की जगह लिख देंगे n लेम्डा और कैपिटल D बटे में स्मॉल d रख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार आगे, इसी प्रकार यदि बिंदु P पर n+1V चमकीली फ्रिंज बनती है, n+1V चमकीली फ्रिंज बनती है तो n+1V चमकीली फ्रिंज बनेगी तो उसकी केंद्रीय फ्रिंज से दूरी होगी yn+1, ठीक है। yn की जगह n+1 रख देंगे और यहाँ n लेम्डा है ना, क्योंकि चमकीली फ्रिंज बनेगी तो पथांतर तो n लेम्डा ही रहेगा, लेकिन फ्रिंज कौन सी है, n+1V फ्रिंज है ना, इसलिए n की जगह n+1 रख देंगे, n+1, ठीक है। और n की जगह n+1 रख दिया तो बाहर कोष्टक के बाहर लिखेंगे गुणा में लेम्डा d और बटे में स्मॉल d, ठीक है। अब ये मान हमने प्राप्त कर लिए। अब दो ध्यान दें, जैसे उदाहरण बोल रहा हूं मैं, जैसे हमने 5वीं फ्रिंज की दूरी निकाल ली, फिर 6ठी फ्रिंज की दूरी भी निकाल ली। अब केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं फ्रिंज की दूरी निकाल ली, 6ठी फ्रिंज की दूरी भी निकाल ली। अब 6ठी और 5वीं फ्रिंज के बीच में कौन सी फ्रिंज आएगी, 6ठी और 5वीं फ्रिंज के बीच में भी काली फ्रिंज आएगी, क्योंकि हमने दो चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी निकाली है। तो वो जो 6ठी और 5वीं फ्रिंज के बीच में जो काली फ्रिंज आएगी वो उसकी क्या हो जाएगी, यानी दो 5वीं और 6ठी फ्रिंज चमकीली फ्रिंजों के अपन केंद्रीय फ्रिंज से उनकी दूरी निकाल चुके हैं और इन दोनों फ्रिंजों के बीच में बनेगी काली फ्रिंज। तो जो इन दोनों फ्रिंजों की आपस में दूरी होगी ना, वो काली फ्रिंज की क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। फ्रिंज चौड़ाई किसे कहते हैं, दो क्रमागत चमकीली अथवा दो क्रमागत काली फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। दो क्रमागत चमकीली अथवा दो क्रमागत काली फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। फ्रिंज चौड़ाई को किससे व्यक्त करते हैं, बीटा से। फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर होगी yn+1 माइनस yn, यानी yn+1 केंद्रीय फ्रिंज से n+1V फ्रिंज की जो दूरी है उसमें से nV फ्रिंज की दूरी घटा लेंगे तो बीच में काली फ्रिंज की क्या निकल जाएगी, चौड़ाई निकल जाएगी। ध्यान देना, दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच में काली फ्रिंज बनती है। तो दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के लिए हमने मान निकाला है yn चमकीली फ्रिंज, nV चमकीली फ्रिंज की दूरी है, yn+1V चमकीली फ्रिंज की दूरी है और दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच में हमेशा काली फ्रिंज बनती है। तो ये किसकी चौड़ाई हुई, काली फ्रिंज की, फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। काली फ्रिंज की चौड़ाई ऐसे लिख सकते हैं, काली या अदीप्त, इसको काली भी लिख सकते हैं या अदीप्त लिख सकते हैं। तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है,
ठीक है, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन। अब आगे यहां पे अपन मान रख देंगे या बीटा बराबर वाई एन प्लस 1 की जगह वाई एन प्लस 1 का जो मान है एन प्लस 1 गुणा में लेमडा डी अपॉन डी, ये रख देंगे लेमडा डी एन प्लस 1 गुणा में लेमडा डी अपॉन डी, और माइनस इस मान से वाई एन का मान घटा लेंगे एन लेमडा डी अपॉन डी, एन लेमडा डी अपॉन डी। ठीक है, अब ऊपर से मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए ध्यान से, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, लेमडा डी अपॉन डी कॉमन आ जाएगा। तो या बीटा अदीप्त कर सकते हैं, बीटा अदीप्त यानी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र हम प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या कॉमन आएगा, लेमडा डी अपॉन डी, लेमडा डी अपॉन डी यहां से कॉमन ले लिया, लेमडा डी अपॉन डी। अब इसमें क्या बच गया, एन प्लस 1 और माइनस इसमें बच जाएगा एन, प्लस का एन माइनस का एन ये कैंसिल हो जाएंगी। तो यहां से बीटा अदीप्त यानी काली या अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, लेमडा डी अपॉन डी, बीटा अदीप्त लेमडा डी अपॉन डी आ गई। ठीक है, ये अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है। एक बार फिर से ध्यान दें, दो क्रमागत चमकीली अथवा दो क्रमागत काली फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच में हमेशा काली फ्रिंज बनती है और दो क्रमागत काली फ्रिंजों के बीच में चमकीली फ्रिंज बनती है, यानी दो दीप्त फ्रिंजों के बीच में अदीप्त फ्रिंज आएगी और दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच में दीप्त फ्रिंज बनती है। ठीक है, तो हमने दो चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी निकाली है। दो चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी हमेशा अदीप्त यानी काली फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई लेमडा डी अपॉन डी आ जाएगी। अब अपन दो क्रमागत काली फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालेंगे, वो चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। ध्यान दें दोबारा से, यदि बिंदु P पर एन वी अदीप्त फ्रिंज बनती है, अदीप्त यानी काली फ्रिंज, ठीक है, अदीप्त फ्रिंज बनती है तो पथांतर, दोबारा से हमें पथांतर डेल्टा एक्स क्या लेना है, ध्यान दें। यदि बिंदु P पर, पहले हमने चमकीली फ्रिंज ले ली थी, अब हम मान के चल रहे हैं कि माना बिंदु P पर काली यानी अदीप्त फ्रिंज बनती है, तो अदीप्त फ्रिंज कब बनेगी, S1 और S2 से चलने वाली तरंगों के बीच में पथांतर, पथांतर कितना होना चाहिए, 2n+1 गुणा में लेमडा बटा 2 होना चाहिए। यानी बिंदु P पर अदीप्त या काली फ्रिंज तब बनेगी जब S1 और S2 से चलने वाली तरंगों के बीच में पथांतर लेमडा बटा 2 का विषम गुणज होगा, 2n+1 गुणा में लेमडा बटा 2। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में ही बिंदु P अदीप्त होगा और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में पथांतर होता है 2n+1 लेमडा बटा 2, यानी लेमडा बटा 2 का विषम गुणज होता है। तो ये मान हम यहां रखेंगे। दोबारा से अपना मूल सूत्र क्या है, बिंदु O से P की दूरी ज्ञात करने का, y बराबर डेल्टा एक्स डी अपॉन डी। यहाँ डेल्टा एक्स क्या है, पथांतर है।
पथांतर की जगह ये मान अपन ले लेंगे। तो बिंदु P पर NV अदीप्त फ्रिंज बनती है तो पथांतर डेल्टा x बराबर ये ले लेंगे, ठीक है। और इसलिए NV फ्रिंज के लिए, इसलिए NV अदीप्त फ्रिंज के अंदर से दूरी होगी, यानी पर्दे के केंद्र बिंदु O से NV अदीप्त फ्रिंज की दूरी yn होगी। और yn बराबर अपन डेल्टा x की जगह पहले ये मान रख देंगे 2n+1 गुणा में लेमडा बटा 2, ठीक है। 2n+1 गुणा में लेमडा बटा 2, डेल्टा x का मान रख दिया और d बटा d ऐसा कैसा लिख देंगे, कैपिटल D बटे में स्मॉल d, ये यहाँ पे ऐसा कैसा लिख देंगे। अब इसी प्रकार यदि बिंदु P पर n+1v अदीप्त फ्रिंज बनती है तो अगर n+1v अदीप्त फ्रिंज बनती है तो केंद्रीय फ्रिंज से दूरी होगी yn+1 लिखेंगे, yn+1 बराबर होगी। अब ध्यान देना यहाँ पे n की जगह n+1 लेना है तो 2 गुणा में है उसको तो अपन ऐसा कैसा लिख देंगे, n की जगह लिखेंगे n+1, ठीक है। n की जगह क्या लिखेंगे, n+1, यानी yn का जो मान है उसमें n की जगह n+1 लिख देंगे केवल, ठीक है। तो 2 गुणा n की जगह लिख दिया n+1 और +1 आगे ऐसा कैसा है ही, उसको अलग कोष्टक के बाहर लिखना है +1 और गुणा में क्या बच गया उसको आप बाहर बड़ा कोष्टक लगा के और इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे। लेमडा d कैपिटल D है और बटे में 2 स्मॉल d है, ठीक है। अब इसको अपन सरल कर लेंगे आगे। तो इसको सरल करें तो या ध्यान दें इधर से या yn+1 बराबर क्या आया, 2 को n से गुणा कर देंगे 2n प्लस 1 से करेंगे तो 2 को 1 से गुणा कर देंगे 2 और प्लस 1 आगे है ही, ठीक है। और बाहर कोष्टक के बाहर क्या है, लेमडा d कैपिटल D है और बटे में 2 स्मॉल d, ठीक है। अब ये n+1 का मान हो गया। अब 2 क्रमागत काली फ्रिंजों के बीच में, यानी 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच में चमकीली फ्रिंज बनती है, दीप्त फ्रिंज बनती है। तो इसलिए बीटा दीप्त, ठीक है, बीटा दीप्त यानी चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई अतः चमकीली फ्रिंज, चमकीली या दीप्त भी लिख सकते हैं, चमकीली या दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ठीक है, बीटा दीप्त लिख देंगे उसको, बीटा नीचे लिखेंगे थोड़ा सा, दीप्त बराबर होगा yn+1 में से yn घटा लेंगे, यानी n+1v फ्रिंज की जो केंद्रीय फ्रिंज से जो दूरी है उससे हम nv फ्रिंज की दूरी घटा लेंगे। तो 2 फ्रिंजों के बीच की दूरी निकल जाएगी और 2 अदीप्त फ्रिंजों के बीच में बनती है दीप्त फ्रिंज यानी चमकीली फ्रिंज। तो इस प्रकार से हमें चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। उसको अपन आगे यहां कर रहे हैं। ध्यान दें, या बीटा दीप्त
यानी चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई बराबर होगी yn+1। yn+1 का मान है अपने पास में, ये आगे जो निकाल रखा है, पहले तो इसको एक बार yn+1 का जो मान है यहाँ से 2n+3 लिख दूँ इसको, 2n+3 यानी 2n+3 और गुणा में लेमडा d/2d, ठीक है। माइनस हम yn का मान रखेंगे, तो yn का जो मान है अभी अपन ने प्राप्त किया था वो क्या था, वो अपन यहाँ रख देंगे 2n+1 और गुणा में लेमडा d कैपिटल D/स्मॉल बटे में 2 और स्मॉल d, ठीक है। ये था yn का मान, n की जगह n+1 रखा था तो मान प्राप्त हुआ था 2n+1+1। तो इसको अपन ने सरल किया तो ये yn+1 का मान है। yn+1 के मान में से yn का मान अपन घटा लेंगे, ठीक है। अब आगे ध्यान दें, या बीटा दीप्त बराबर, इधर इसको लेमडा d/d इसमें से कॉमन ले लें, लेमडा कैपिटल D/स्मॉल d। अब ध्यान दें इसमें क्या बच गया, 2n+3 ये बच गया और बटे में 2 है वो भी साथ में कॉमन ले लें, लेमडा d/2d कॉमन ले लें, ठीक है। तो 2 भी बाहर आ गया। अब अंदर इधर बचा 2n+3 माइनस इसमें क्या बच गया, 2n माइनस का 2n, लेमडा d/2d तो कॉमन आ गया, माइनस का 2n और माइनस अंदर गुणा करेंगे तो -1, ठीक है। अब ध्यान दें, या बीटा दीप्त यानी चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई को किससे व्यक्त करते हैं, बीटा से। तो बीटा दीप्त का अर्थ हुआ चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई। बीटा दीप्त बराबर लेमडा d/2d है, वो तो ऐसा कैसा लिख देंगे, इधर 2n से 2n कैंसिल, प्लस का माइनस का 3 में से 1 घटा लेंगे 2, तो गुणा में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। या बीटा दीप्त यानी चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई बराबर हुई लेमडा कैपिटल D बटे में स्मॉल d के, ठीक है। तो ये है चमकीली यानी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है। चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र लेमडा d/d। ध्यान दें, चमकीली और काली फ्रिंजों की चौड़ाई समान ही होती है, यानी व्यतिकरण की घटना में पर्दे पर जो चमकीली और काली दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें जो बनती हैं, उन दोनों फ्रिंजों की चौड़ाई समान ही होती है। सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, सभी चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई भी समान होती है, सभी काली फ्रिंजों की चौड़ाई भी समान होती है। और चमकीली और काली यानी दीप्त और अदीप्त उन फ्रिंजों की चौड़ाई भी समान ही होती है। और सभी फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र है लेमडा कैपिटल D/स्मॉल d। यहाँ लेमडा क्या है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। D कैपिटल D क्या है, स्लिट S1 S2 से पर्दे की दूरी है। और स्मॉल d क्या है, स्लिट S1 S2 के बीच की दूरी है। तो इस सूत्र की सहायता से हम चमकीली या काली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। व्यतिकरण की घटना में सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान ही प्राप्त होती है, ठीक है।
अब आज का पार्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे व्यतिकरण की घटना में फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई है, फ्रिंज चौड़ाई का जो सूत्र है वो, उसमें जो लेमडा डी स्मॉल डी यानी पर्दे की दूरी तरंग दैर्ध्य है और स्लिटों के बीच की दूरी है वो बढ़ाने पर क्या होता है, फ्रिंज चौड़ाई किस प्रकार प्रभावित होती है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ध्यान से जो चीज़ें बताई गई हैं उनको पढ़ेंगे। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।